नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां बेतहाशा जख्म देने वाला कोरोना अब काबू में दिखाई दे रहा है। कई महीनों के बाद नए संक्रमितों की संख्या 50 के नीचे आ गई है। आंकड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन लापरवाही बरतने की, गलती करने की इजाजत अभी भी किसी को नहीं है। हालांकि कोरोना के कम होते आंकड़ों के बीच ब्लैक फंगस का जाल बढ़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी भी 150 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज जारी है। ब्लैक फंगस से छत्तीसगढ़ में करीब 44 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कुछ ने आंखों की रोशनी खो दी। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना का कहर झेल चुके छत्तीसगढ़ में अब कोरोना की रफ्तार बेहद सुस्त हो चली है। छत्तीसगढ़ में 16 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण शून्य है। नए पॉजिटिव मिल रहे मरीजों की तादाद भी 13 महीने के बाद पहली बार 50 के नीचे आ गया है, जो बेहद राहत देने वाली खबर है। आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण अब कुछ हद तक नियंत्रण में है। हालांकि सरकार लगातार अभी भी आगाह कर रही है कि लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाना अभी भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेशक अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन ब्लैक फंगस एक बार फिर पैर पसारता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के 413 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसमें 3 जिलों में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। दुर्ग में जनवरी से अब तक 100 से अधिक मरीज सामने आए हैं। दुर्ग पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले में सबसे आगे है। रायपुर में ब्लैक फंगस के करीब 76 मामले मिले हैं। इसके बाद 50 से अधिक मामलों के साथ बिलासपुर का नंबर है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस की ताजा अपडेट की बात करें, ब्लैक फंगस के 263 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। ब्लैक फंगस के 413 में से 36 मरीजों की आंखें प्रभावित हुई हैं। ब्लैक फंगस के 75 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस से अब तक राज्य में 44 मरीजों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के 23 मरीजों की मौत की वजह दूसरी बीमारियां थी। तो चाहे कोरोना के कम ज्यादा होते मामले हों या फिर ब्लैक फंगस जैसी बला, संकेत साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है। और जब तक कोरोना की पूरी तरह विदाई नहीं हो जाती, तब तक किसी तरह की भी ढिलाई न सिर्फ भारी पड़ सकती है, बल्कि एक और लहर को निमंत्रण भी दे सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, और धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रमोद नीमा जी आपके साथ ही। 50 से नीचे केस लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। अब यहां से किस तरह की रणनीति कोरोना को लेकर बनाई जा सकती है? जो लोकेंद्र जी, इसमें पहले तो सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो पूरा करना होगा। तो वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज और उसके बाद सेकेंड डोज। मैं जानता हूं कि अब नए वैक्सीन भी हमको मिलने लगे। जॉनसन का वैक्सीन भी बहुत जल्द हमें बच्चों के लिए भी मिलने वाला है। तो जो वैक्सीनेशन है उसको ही टारगेट किया जाए। दूसरा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, उसको कायम रखा जाए। अभी भी हम खतरे से मुक्त नहीं हुए। हमने कोरोना का जो बिहेवियर देखा है पिछले 1.5 सालों में, वो देखा है कि पहले वो हमको लापरवाह करता है और अचानक से आत्मकता है, और उस समय संभलने का मौका बहुत कम मिल पाता है। बहुत अच्छी बात है कि 14 जिलों में अभी 0 इन्फेक्शन रेट या संक्रमण दर है, और इस संक्रमण दर हम चाहते हैं कि सभी जिलों में 0 हो जाए। पर एक तरफ हम देश में देखेंगे तो केरल, महाराष्ट्र अभी भी एपिक सेंटर बने हुए हैं, वहां से अभी हमारे पास आवागमन जारी है। तो हमारे पास कोरोना कहीं से भी आयात हो सकता है, दूसरे स्टेट से आएगा। तो उस स्टेट के से आने के पहले वहां जो चेकिंग्स होना चाहिए, ताकि वो कोरोना के मरीज हमारे यहाँ न आके और इन्फेक्शन को फैलाए नहीं। तो इस तरह की जो पाबंदियां हैं वो उचित रूप में जारी रखना चाहिए। और तीसरा जो है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को, अभी भी मास्किंग को मेंटेन करना होगा। लेकिन प्रमोद नीमा जी, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। ब्लैक फंगस दिक्कत तो ये है ना कि पिछले 1-1.5 महीने से, जब से हम अनलॉक में गए हैं पूरी तरीके से, जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं ये तो नदारद है सर। बाजारों में देखिए कितनी रौनक है, भीड़ है, मास्क नहीं है लोगों के चेहरों पर,
और ना सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है, उसके बावजूद अगर केस अभी कम सामने आ रहे हैं तो क्या थोड़ी राहत देने वाली खबर ये भी है? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगस्त के एंड तक या सितंबर की शुरुआत तक थर्ड वेव का सामना हमें करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में जैसा कि आपने जिक्र किया केरल और महाराष्ट्र को छोड़कर काफ़ी कंट्रोल में मामले नज़र आ रहे हैं। और अब ये दुहाई भी देनी शुरू कर दी गई है कि एक हर्ड इम्यूनिटी भारत में बनी है सेकेंड वेव के दौरान, और वैक्सीनेशन भी अब एक डोज लगभग 50% से ज़्यादा जो आबादी है उसको दिया जा चुका है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि खतरा थोड़ा घटा है भारत में? खतरा घटने के दो तीन कारण आपने बताया। एक तो सीरो सर्विलेंस में एंटीबॉडीज पाए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन कुछ हद तक हमारे यहाँ पूरा हुआ है, पर अभी सेकंड डोज जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम, जैसे अभी 55 करोड़ आबादी को लग चुका है और 10 करोड़ के करीब जो भी आबादी में, शायद थोड़ा सा इधर उधर हो सकता हूँ, तो उतनी आबादी को सेकंड डोज लग चुका है। पर हमें ये देखना होगा कि जब तक पूरी आबादी को सेकंड डोज नहीं लग जाएगा तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जब आएगा, उसका जो प्लस वेरिएंट आएगा, हमें नहीं मालूम कि वो किस प्रकार से अपने आप को बदल देगा जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो उस समय उसका बिहेवियर क्या होगा ये मालूम नहीं, क्योंकि वैक्सीन उससे कितना प्रोटेक्ट करेगा ये भी अभी में ज्ञात नहीं है। और दूसरा, अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी भी वैक्सीनेट होना बाकी है, खास करके बच्चे हमारे। अब जो जॉनसन का वैक्सीन आएगा उसका ट्रायल पूरा हो चुका है कि उसका अब हम जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को दे सकते, जिसकी 22 करोड़ आबादी हमारे देश में, तो उसको देना शुरू करेंगे हम लोग। इन सब बातों को देखते हुए हमें ये सोच लेना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है, ये अभी हमारे बीच में रहेगा, कम से कम 2 साल और रहेगा, और ये इसी तरह के संयम और नियमों का पालन करते हुए हमें जिंदगी को बिताना है। जब हम लापरवाह होंगे तो उसके परिणाम भी हमें भुगतना होंगे। धनंजय सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर साहब जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि केयरफुल रहना है, तो वो ना तो अब नेताओं में दिखाई देती है और ना ही आम लोगों में। खूब भीड़ है बाजारों में, तो रायपुर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, खूब शॉपिंग हो रही है लोगों की, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। स्कूल भी धीरे धीरे खुल गए हैं छत्तीसगढ़ के, छोटे बच्चों के भी खोल दिए गए हैं। देखिए लोकेन जी, कोरोना की पहली लहर जब आई वो दिन से लेकर आज तक लगातार लोगों में जो जागरूकता फैलाया गया कि कोरोना से हमको बचने के क्या क्या उपाय जो करने हैं, चाहे फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना हो, मास्क लगाना हो, हाथ को सैनिटाइज करना हो, और आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना, भीड़ भाड़ जगहों से जाने से बचना है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ से पूरे देश भर में इस नीति का पालन किया जा रहा है। एक यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में भी कोरोना नियंत्रित हुई है। आपको लगता है इस चीज का पालन हो रहा है सर धनंजय जी? निश्चित तौर पर आप बाजारों में गए नहीं लग रहा है। निश्चित तौर पर जनता, तस्वीरें देखिए वहां की। जी लोकेन जी, मैं कह रहा हूँ बाजारों में आप गए नहीं, इसका मतलब वहां की तस्वीरें देखिए सर। मैं तो सुबह शाम आना जाना करता हूँ लोकेन जी, लोगों के चेहरे में मास्क देखता हूँ, जब भी एक दूसरे बात करते हैं तो उसमें फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हैं, घर लौटते हैं कहीं जाते हैं तो हाथ को सैनिटाइज करते हैं। ये सारी चीजें लोगों के व्यवहार में शामिल हो चुका है। यही एक वजह है कि हम कोरोना को नियंत्रित में सफलता प्राप्त किए हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोकने का उपाय अवेयरनेस था। उसे जनता भली भांति समझती है। आप जितने बार मोबाइल से किसी बात करना चाहेंगे, पहले आपको कोरोना रोकने के मापदंड उसमें काला ट्यून के माध्यम से सुनाई पड़ता है कि क्या आपको उपाय करनी है, वैक्सीनेशन लगानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ 100% जनता इस माध्यम को अपना रही है, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो प्रयास किए हैं कि छत्तीसगढ़ में 32 जिलों में 50 से कम मरीज पाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर जनता को इसमें अवेयरनेस है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि कुछ लोगों से कुछ गलतियां होती है, उससे भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि 70% लोगों ने उसे पालन किया है, लेकिन 95-98% लोग इसका पालन कर रहे हैं। इसलिए आज बाजार में रौनक हुआ है और बीमारी भी नहीं फैल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इसको जनता को धन्यवाद देना चाहिए, सरकार के पास भी इसमें धन्यवाद देना चाहिए। नरेश गुप्ता जी, वो अच्छा रहा एक हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए कि छत्तीसगढ़ से कोई नया नेता नहीं बना सर मंत्री इस बार, नहीं तो वो यहाँ भी आशीर्वाद ले रहे होते। जिस तरह की भीड़ मध्य प्रदेश में हमने देखी, छत्तीसगढ़ में भी होती और कोविड का खतरा बढ़ सकता था। फिलहाल राहत की बात है कि 50 से नीचे केस आए और हम ये कह सकते हैं कि कोई नेता मंत्री नहीं बना, तो कम से कम उतना बड़ा रैला भी नहीं निकल रहा है जो मध्य प्रदेश में हमने देखा। देखिए, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की जनता का पेशेंस लेवल है, उनका एजुकेशन का लेवल है, उनकी समझ का फर्क है कि ये 46 तक आ चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता को इस कठोर परिश्रम के लिए उनका आभार, उनको बधाइयाँ। छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ा संघर्ष किया है
पिछले 1 सालों में। और आप देखिएगा, जो आप रेला की बात कर, वो अंबिकापुर में कल कार्यालय उद्घाटन में दिख गया कैसा रेला चल रहा था। वो कोई इशू नहीं रह गया है। और राजनीतिक गतिविधियों में रेला बहुत तेजी से हो रहा है, उस पर किसी का अंकुश नाम की नहीं है, मंशा भी नहीं है अंकुश लगाने, बिल्कुल भी किसी की मंशा नहीं है। साहब, अभी सबसे बड़ी आवश्यकता कोरोना में जो अभी कंट्रोल है कोरोना, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों की कंप्लीट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उनको किसी भी कीमत में, केरल और महाराष्ट्र में जो स्तर है ना, महाराष्ट्र से ज्यादा डेंसिटी तो केरल में है। केरल से आने वाले व्यक्ति को आइसोलेशन, कंप्लीट सुपरविजन में अपने घर के अंदर भी रूम में हो, ये व्यवस्था सरकार को डिक्लेयर्ड करना चाहिए। और यदि कोई आदमी केरल से आ रहा है तो जनता भी उस पर निगरानी रखे। ये सरकार को अनाउंस भी कर देना चाहिए कि आप भी निगरानी रखो साहब। यदि आपको लगता है कि कोई पड़ोसी केरल से आया है चल के, तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और वो मॉनिटरिंग में हिस्सेदारी नहीं निभाता है तो उसको कंपेल करना चाहिए मॉनिटरिंग के लिए। देखिए, आज प्रदेश में बहुत चीज़ें व्यवस्थित हो गई है, जीवन स्तर ठीक चल रहा है, लोग अपने लाइवलीहुड को मूव कर रहे हैं। लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तो लोगों ने बड़ा प्रचार प्रसार के बाद मास्क लगाया, मोबाइल का जो डायरेक्ट टोन है वो मास्क लगा दी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोचा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बाजारों में लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। स्कूल बंद हो गया, पुनः खोलने के बाद ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे सैनिटाइजेशन नहीं कर सकते ना। वो 5वीं तक के बच्चों को कितनी समझ होती है, तो वो व्यवस्था जारी रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है पोस्ट कोविड केयर सेंटर। सरकार को गंभीरता से जनहित में, गंभीरता के साथ जनहित में पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित करना चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है। लोगों का कोविड का साइड इफेक्ट इतना भयंकर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत मतलब कोविड जितनी समस्या थी, एट ए टाइम 10,000, 5,000, 8,000 लोगों को आता था, और जितने 10 लाख लोग जो कोविड हो गए हैं, उन सारे लोगों को कितनी बड़ी समस्या जूझनी पड़ रही है। जितने अभी जो प्रदेश में जितने लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सरकार से मेरा प्रमोद निमा जी के पास आ रहा हूँ। प्रमोद निमा जी, बेशक नेता कुछ भी कहें, लेकिन इस चीज को आप मानेंगे कि जो अब गाइडलाइंस हमारे देश में हैं वो केवल लिखित रूप में है, उनका पालन कहीं भी नहीं हो रहा। अभी हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में जीत कर आए, बहुत अच्छी बात है, गर्व का मौका दिया, लेकिन जिस तरह की भीड़ उनके वेलकम में जुटी, वो तो बाहर की कंट्री से आए थे, कायदे से उनको आइसोलेट किया जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, नहीं हुए। वहाँ पर हम थोड़े भावुक भी हो गए, हमें इतने सारे मेडल मिले। दूसरा, पॉलिटिकल रैलीज लगातार हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं नेता। वहाँ पर नेताओं के चेहरे पर फिर भी मास्क दिख जाता है कुछ कुछ जगह पर, लेकिन जो आम लोग हैं वो बिल्कुल भीड़ में जो हिस्सा रहते हैं मास्क में नहीं दिखाई देते हैं। अभी कल हमने देखा कुछ जगह पर मुहर्रम के मौके पर भी ताजिए निकाले गए, उसमें भी मास्क का कई जगह पर हमने देखा उपयोग नहीं किया गया। तो ये दावत दी जा रही है क्या कोरोना को पूरी तरीके से देश में? कोरोना की जो गाइडलाइंस में सबसे पहला जो गाइडलाइन वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क लगाकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। ये दो चीजें बहुत आवश्यक है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, तो जब भी पहला केस आएगा तो वो एक केस, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा तो एक केस ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया गया तो वो एक केस बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करेगा। अब दूसरी प्रॉब्लम, या उसको आप सफलता भी मान सकते हैं, जिन लोगों को वैक्सीन लग गया है उनको सिम्टम्स नहीं आएंगे। वो कोरोना पॉजिटिव है पर सिम्टम्स नहीं आएंगे। पर वो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है या जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनके कांटेक्ट में जब आएंगे तो निश्चित तौर से उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन या जो भी मृत्यु दर बढ़ेगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहला नियम है, और अगर वो पालन नहीं हो रहा है, राजनीतिक रैली है, सामाजिक या धार्मिक आयोजन है, जो भी है, उसको अभी कंट्रोल करना ही होगा। बाद में हम ये नहीं कह सकते कि वो मजबूरी थी इसलिए हमने इसको आयोजित किया था। कोई मजबूरी नहीं है दुनिया में रैली निकालने की, क्योंकि कोई भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन अपने कमरों में या अपने हॉल्स में कैद होकर लिमिटेड संख्या में भी किए जा सकते हैं। उसके लिए इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत या शक्ति प्रदर्शन की जरूरत को निहायत इसको रोका जाना चाहिए और इसको
इस पे पाबंदी भी लगाना चाहिए। एक चीज और जो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, 3 जिलों में जो ब्लैक फंगस के केसेस सर वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और उसके पीछे क्या ये वजह मानी जाए कि ये जो बड़े जिले हैं, चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर में, दरअसल व्यवस्था ही यहाँ पर है, इलाज यहाँ पर हो रहा है, इसलिए केस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो अन्य जिले हैं वहां पर शायद ना तो उस तरह की व्यवस्था है और इसीलिए वहां पर केस दिखाई भी नहीं दे रहे, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कोविड के वो अभी भी हैं, काफी मात्रा में हैं। People also who are not exposed to the देखिए, ब्लैक फंगस जो होता है राइजो फंगस नाम के फंगस इन्फेक्शन का नतीजा है, और उसके कारण से अगर ये इन्फेक्शन फैल रहा है तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो लो इम्यूनिटी का है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन के कारण इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जिन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हीं लोगों में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होता है। अब इसको रोकने का तरीका यह है कि जितने आपके मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं पिछले 1, 2, 3 महीनों में, उनकी स्क्रूटनी करके उनमें 3-4 चीजों का स्पेशल रूप से या तो अवेयरनेस फैलाई जाए या उनका चेकअप किया जाए कि उनको क्या कोई दिखाई देने में कोई परेशानी हो रही, नंबर 1, या कोई दांतों में कोई इन्फेक्शन है, या नाक से कोई ब्लैक कलर का डिस्चार्ज सामने आ रहा है। अगर इस तरह की कोई भी चीज आती है तो वो फर्स्ट अलार्मिंग साइन होगा। तो यस, हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के एम्फोटेरिसिन बी नाम की जो दवा आती है उसके इंजेक्शंस लगाना पड़ेंगे, क्योंकि इसी स्टेज पे ये इंजेक्शन और मेडिसिन हमको एक्शन करते हैं। एक बार अगर जो ब्लैक फंगस, इसका नाम क्यों रखा गया है कि जिस जगह पे, जिस झिल्ली पे, शरीर की नाक की झिल्ली हो या गले की झिल्ली हो या बैरियर्स होते हैं ब्रेन और साइनस के बीच में, उनकी जो झिल्ली होती है उनको नेक्रोसिस यानी सड़ाकर उनमें छेद कर देता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच के डेथ होने का डर पैदा हो जाता है। और इसमें निश्चित रूप से डेथ रेट, जब इस तरह डिसीज प्रोग्रेस हो जाती है तो डेथ रेट बहुत हाई होता है। तो इसको पहली स्टेज पे पकड़ना, अब स्वास्थ्य का जो विभाग का जो सबसे पहला जो कर्तव्य होगा कि पहले इस स्टेज पे इसको पकड़ लिया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ जो बीच में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी, उसको, ऑक्सीजन तो हमारी प्योर होना ही चाहिए, इसमें कोई किसी तरह की कोई शंका नहीं है। ऑक्सीजन जो दी जाती है उसको डिस्टिल वाटर के थ्रू दिया जाए, नॉर्मल वाटर के थ्रू, टैप वाटर के थ्रू इस तरह से नहीं दिया जाए। डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू जब ऑक्सीजन देंगे तो म्यूकरमाइकोसिस के होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। तो हाई इम्यूनिटी रखना, जिन लोगों में सिम्टम्स है उनको जल्दी से पता लगा के तुरंत इलाज करना, और ऑक्सीजन देने में डिस्टिल्ड वाटर का यूज करना, इस तरह की 3-4 जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स है वो अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर से ब्लैक फंगस के ऊपर भी काबू पा लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो ये अब आई है, उसके पहले मध्य प्रदेश में पहले ही आ चुकी थी और 500 के करीब डेथ मध्य प्रदेश में भी हुई है, और उस समय तो एम्फोटेरिसिन भी अवेलेबल नहीं था, अब तो ये इजीली अवेलेबल हो गया है। तो इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, पर प्रिकॉशन, प्रिवेंशन पे हमको इसको रोकना पड़ेगा। धनंजय ठाकुर जी, सवाल उठ रहा है सर कि अभी बड़े जिलों में ये मामले दिखाई दे रहे हैं, क्या इसे इस तरीके से देखा जाए कि इलाज ही यहाँ पर मिल रहा है तो यहीं पर केस दिखाई दे रहे हैं, अन्य जिलों का पता नहीं है कि क्या स्थिति है छोटे छोटे जिलों में? देखिए लोकेन जी, जो ब्लैक फंगस की बात जो आ रही है उसे लेकर सभी जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य अमला पूरा उस पर निगरानी रखा हुआ है और इसके जागरूकता भी इसमें चलाया जा रहा है। किसी को लगता है कि आंख में किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है, चाहे धुंधला दिख रहा हो या किसी अन्य प्रकार के सिम्टम्स में है, तो उनको तत्काल आंख के चेकअप के लिए बुलाया जाता है। आंख के डॉक्टर उसको चेक करते हैं, उसके बाद अगर लगता है कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं तो उसके जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। और लगातार स्वास्थ्य अमला, जिला प्रशासन, चाहे हमारे मितानिन बहने हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनसे संपर्क में है और उनको लगातार इस बात पे आगाह कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की, चाहे आंख से संबंधित कोई मसला हो, शरीर में दर्द हो, बुखार हो या किसी प्रकार की तकलीफें हो, तो डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे रहा हूँ। और खुद भी उसको लेके जा रहे हैं जिला अस्पतालों में। और जो हमारे हाट बाजार क्लिनिक है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक और मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना
के माध्यम से जो रेगुलर कैंप हो रहे हैं उसमें इस प्रकार के कोई मरीज पाए जा रहे हैं तो उसे चेक किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात देखेंगे, जिस संख्या में अन्य प्रदेशों में ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे मरीज नहीं है। और जो भी मरीज पाए गए 413-14 मरीज पाए गए, इसमें 263 जो है ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हो चले गए, 75 मरीज ही एक्टिव है। तो निश्चित तौर पर सरकार पूरी विषय पर निगरानी रखी हुई है और जागरूकता चलाया जा रहा है कि कहीं भी किसी को थोड़ा सा इस प्रकार परेशानी लगता है तो तत्काल चिकित्सालय में आए और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नरेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पोस्ट कोविड के लिए अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, धनंजय जी तो ये मान रहे हैं कि व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, केस भी उतने नहीं है। आपको लगता है कि इन 3 जिलों में जहां केस बढ़ रहे हैं यहाँ व्यवस्थाएं हैं, ज्यादा मरीजों का लोड भी यहीं पर है, इसीलिए केस दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे जिलों तक क्या सरकार पहुंच पाई है व्यवस्थाएं लेकर? देखिए, व्यवस्थाओं की बात करने के बजाय सिवाय मुख्यमंत्री का नाम और योजनाओं का नाम लेने से कोई फायदा नहीं। व्यवस्था क्या है, मेरे डॉक्टर बंधु बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर साहब भी जानते हैं, हमारे साथ है, डॉक्टर साहब को भी ये मालूम है व्यवस्था नाम की क्या चीज है। आपको व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहिए। देखिए, आपने इस बात का जवाब नहीं आया कि जो केरल से लोग आ रहे हैं, देखिए केरल तो हाईली सेंसिटिव है आज की डेट में, उसके लिए सरकार की कोई सोच नहीं है। केरल से जो लोग आ रहे हैं उसको आइसोलेशन की क्या सोच है? आप सोचिए, यदि केरल से एक बंदा भी आ गया अपने घर में रह गया तब तो घर परिवार को पूरा पीड़ित कर देगा वो, और वो घर परिवार अनोनी पूरे प्रदेश, पूरे शहर को फिर प्रदूषित कर देगा। ये फिर ये बीमारी का घर बढ़ जाएगा। और बहुत बड़ी बात यह है कि इसको केरल से आने वाले लोग, जो महाराष्ट्र से आने वाले, आप थोड़ा सा प्रेस तो करिए। आप इससे सरकार का प्रयास बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, पोस्ट केयर सेंटर मैंने खाली मैंने ब्लैक फंगस नहीं बोला। लोगों को है, मतलब हेडेक का प्रॉब्लम है, लो बीपी का प्रॉब्लम है, आइसाइट का प्रॉब्लम है, लोगों का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजों को ट्रीटमेंट के लिए पोस्ट केयर ठीक, मैं जवाब दे देता हूँ इस पर। धनंजय सिंह ठाकुर जी, केरल और महाराष्ट्र, इसको लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, नरेश गुप्ता जी का कहना है। देखिए, केंद्र में बैठी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसके नियंत्रण चाहते हैं सभी राज्यों में नीति निर्धारण करना। हमारी सरकार ने तो चाहे रेलवे के माध्यम से कोई आ रहा हो, चाहे एयरपोर्ट के प्लेन के माध्यम से आ रहा हो, चाहे बस के माध्यम आ रहा है, उसको यहाँ पे ट्रेसिंग कराया जा रहा है। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के उनको यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केरल से कोई ट्रेन में बैठ रहा है तो उसको स्टेशन पे उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट करनी चाहिए, टेस्ट करनी चाहिए। दिल्ली में अगर दिल्ली से रायपुर आ रहा है तो उसको वहीं पे चेक करना चाहिए। तो गुप्ता जी सुन लीजिए ना भाई, आपका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं करा। गुप्ता जी सुन लीजिए, गुप्ता जी सुन लीजिए, आपका मेंटल स्टेटस ठीक नजर नहीं आ रहा है। आपने जब बात रखी तो मैंने आपकी पूरी बात सुना है। अरे आपको मेंटल स्ट्रेस कुछ नजर नहीं आ रहा है, पूरी बात सुन लीजिए ना। एयरपोर्ट पर कभी जाके देखो, ठीक नहीं है क्या? आपने जब बात किया मैंने पूरी बात सुना। पागल लोगों के टाइप काम मत करो। कल देखिए कैसा पागलपन था आपके कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन में, किस लेवल तक पागलपन था। हर व्यक्ति पागलों के माफिक बिहेव कर रहा था, सिवाय मंत्री के किसी के चेहरे पर मास्क नहीं थी। ये पागलपन का नमूना है। आप लोगों ने पूरे प्रदेश के पागल बना दिया है साहब। मानसिक संतुलन आप लोगों को खो चुका है। सत्ता नहीं मिलने के कारण ना दिल्ली की सरकार जैसी मानसिक और यहाँ सत्ता है उनका आपको ध्यान रख चुका है। यहाँ बैठ के घड़ियालियां सुबह रहे हैं जो स्टेटस केरल से आने वाले कितना व्यक्ति को आपने चेक किया? कभी बोलते हैं कि आर्टिफिशियल रिपोर्ट मिलेगा, कभी मना कर देते हैं। आपको 5 आदमी का नाम ये बहस तो इसी तरीके से चलती रहेगी, लेकिन लोगों को सावधानी रखनी है। जो भीड़ जुटाई जा रही है उसको लेकर बहुत सावधान रहना है। जैसे डॉक्टर साहब ने सुझाव भी दिए हैं कि मास्क का प्रयोग लगातार करते रहें, किसी तरह की लापरवाही ना करें, और पॉलिटिशियंस को भी ये समझना चाहिए कि जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं जनता को मुश्किल में न डाल दें। समय इतना ही है, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।